हेलो फ्रेंड्स, इजी लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अंतर्गत न्यासधारियों के अधिकार और शक्तियाँ, मतलब ट्रस्टीज़ के राइट्स और पावर्स के बारे में। तो जो भी कभी ट्रस्ट जो बनाए जाते हैं उनमें जो ट्रस्टी होते हैं, जो न्यासधारी होते हैं, उनको कुछ अधिकार और कुछ शक्तियाँ दी गई हैं जिनका वो उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अधिकार समझेंगे कि न्यासधारियों को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। तो अधिकार के बारे में भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अंतर्गत धारा 31 से 36 तक उनके अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले धारा 31 में क्या बताया है? धारा 31 कहती है कि ट्रस्टीज़ को अपने जो ट्रस्ट के विलेख होते हैं, जो भी दस्तावेज होते हैं, उस पर पूर्ण कब्जा होता है उनका। वो सारे जो ट्रस्ट के कागज़ होते हैं, लेखा होता है, वो उसको अपने अधिकार क्षेत्र में रख सकते हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। दूसरा है खर्चों की प्रतिपूर्ति के का अधिकार। अब जो ट्रस्टी बने हैं उसको ट्रस्ट को मैनेज करने के लिए उसमें कुछ खर्चा भी होता है, उनके दस्तावेजों को बनाने के लिए या उसके लिए जो अकाउंटेंट रखा जाता है या उसके कोई भी काम जो ट्रस्ट के अंतर्गत किया जाता है उसमें जो भी पैसा खर्चा होता है उस खर्चे को खर्चे का मतलब खर्चे को लेने के लिए, वो जो खर्चा होता है उसको पूर्ण करने के लिए वो ट्रस्ट जो बनता है उस ट्रस्ट से ही वो पैसा लेते हैं। जो ट्रस्ट से लाभ आएगा या ट्रस्ट में जो भी संपत्ति है उसी से उनको पैसा मिलता है और उन सब खर्चों को न्यासी न्यास की संपत्ति से ही वसूल कर सकता है। फिर न्यासी संपत्ति के प्रबंध हेतु न्यायालय से परामर्श लेने की का अधिकार। अब जो न्यासी है उसको लगता है कि हमको कोई चीज़ कोई संपत्ति ऐसी है जिससे न्यायालय में हमें परमिशन लेनी है या न्यायालय से परामर्श लेने के बाद उस संपत्ति का विक्रय या क्रय किया जा सकता है, तो उसको ये अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय से उस संबंध में परामर्श ले सकता है। इसके बाद है न्यास भंग लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति से क्षतिपूर्ति का अधिकार। अब जो ट्रस्टी है उसको उस ट्रस्ट पे पूरा अधिकार होता है और अगर कोई न्यास भंग कर रहा है, जैसे दो ट्रस्टी बनाए गए, उसमें से एक ट्रस्टी ने अगर न्यास भंग किया है या न्यास की संपत्ति कोई नुकसान पहुंचाया है, तो ट्रस्टी का ये पूरा अधिकार होता है कि वह जिसने न्यास की संपत्ति को क्षति पहुंचाई है उसे उससे क्षतिपूर्ति का वाद ला सके और उससे संपत्ति जो क्षति हुई है उसका पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति ले सके। इसके बाद है लेखाओं का पूर्ण ब्यौरा रखने का अधिकार। ये बताया गया धारा 35 में। जो ट्रस्टी होगा उसे ट्रस्ट से संबंधित सभी ब्यौरा, सारे लेखा जो है रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है और वो उसके लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी भी होगा कि उसमें अगर कोई गलती होती है तो ट्रस्टी ही उसके लिए उत्तरदायी होता है। यदि हितग्राही को कोई रकम देनी है या देनी रह गई है तो उसको भी देने का कार्य जो होता है वो ट्रस्टी ही करता है। इसके बाद है भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अंतर्गत न्यासधारियों की शक्ति। ये है पावर ऑफ ट्रस्टीज़। तो पावर ऑफ ट्रस्टीज़ कहाँ में क्या बताया गया है? न्यास अधिनियम 1882 के अंतर्गत 37 धारा 37 से 43 तक इसमें शक्तियों का उल्लेख किया गया है कि न्यासधारियों को क्या क्या शक्ति प्राप्त है। तो धारा 37 कह रही है प्राधिकृत संपत्ति को बेचने की शक्ति। अब जो ट्रस्टी बना है उसको जो संपत्ति मिली है उसको वो जो है उसके लाभ के लिए वो उसको बेच सकता है, परंतु यह वह कार्य तभी कर सकता है जबकि उसको ऐसा करने का अधिकार प्राप्त हो। अगर उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं है तो वह ये कार्य नहीं कर सकता है। फिर है 38 धारा 38 क्रय विक्रय की विवेक शक्ति। अब ट्रस्टी को लगता है कि कोई संपत्ति ऐसी है जो नश्वर होने वाली है या कोई सामान ऐसा है जो खराब होने वाला है, तो वह अपनी विवेका शक्ति अनुसार उसको बेच सकता है, या कोई ऐसी संपत्ति है जो आगे आने वाले टाइम में
बहुत महंगी होने वाली है, तो उसको वो खरीद भी सकता है, क्योंकि वो जो भी कार्य करेगा वो ट्रस्ट के हित के लिए कार्य करेगा। तो ऐसे अगर विवेकानुसार वो कोई ट्रस्ट के हित के लिए कार्य करता है तो वह उसकी शक्ति के अंतर्गत आता है। अब है धारा 40 के अंतर्गत प्रतिभूति में परिवर्तन करने की शक्ति। अब कोई संपत्ति ट्रस्ट में ऐसी है जिसको जो बंजर ज़मीन है उसको उसको निकाल देना ही हितकर होगा, तो उसको लगता है कि उसको निकाल के अगर हम कोई अच्छी ज़मीन उसी पैसे से या उस थोड़े से और पैसे लगा के अगर कोई अच्छी ज़मीन हम खरीद के ट्रस्ट को लाभ पहुंचा सकते हैं, तो वह ऐसा कर सकता हो। परंतु ऐसा वो तभी कर सकता है जबकि ऐसा उसको अधिकार दिए गए हों। अगर उसको ऐसे अधिकार नहीं दिए गए हैं तो वह ऐसा कार्य नहीं कर सकता है। फिर धारा 41 बताती है कि अवयस्क हितकारी के भरण पोषण के लिए न्यासी संपत्ति का उपयोग। अब जो न्यास बनाया गया, जो ट्रस्ट बनाया गया है, वो हितकारी के लाभ के लिए ही बनाया जाता है। तो अब हितकारी के लाभ के लिए जो ट्रस्ट बना है उसकी जो भी संपत्ति होगी वो हितकारी के लिए जो बेनिफिशियल होगा उसके लिए ही बनाई जाती है। तो अब वो बेनिफिशियल अवयस्क है तो वो तो संपत्ति की रक्षा भी नहीं कर सकता, उसको बेच भी नहीं सकता है। तो जो ट्रस्टी होगा वो जो हितग्राही है, जो बेनिफिशरी है, उसके लिए उस संपत्ति का कुछ हिस्सा या कोई संपत्ति को बेच के उसके हित के लिए लगा सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले उसको न्यायालय की अनुमति लेनी जरूरी होती है। फिर रसीद देने की शक्ति। तो न्यासधारियों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह न्यास संपत्ति से संबंधित किसी भी धनराशि, प्रतिभूति अथवा चल संपत्ति की लिखित रसीद दे सकते हैं। क्योंकि सारा लेखा जोखा का काम ट्रस्टी ही करता है, तो जो भी रसीद होगी उस पर ट्रस्टी के साइन होंगे, हस्ताक्षर होंगे और जो भी मुहर वगैरह होती है वो लगाई जाएगी। और किसी कपट के अभाव में ऐसी रसीद का भुगतान हस्तांतरण परिवाद करने वाले को दायित्व से मुक्त कर सकते हैं। और जैसे उनको लगता है कि जो उन्होंने रसीद बनाई थी वो किसी कपट की वजह से बन गई थी, तो वो चाहे तो उसके ऊपर क्षतिपूर्ति का वाद भी ला सकते हैं या उसको माफ़ भी कर सकते हैं। समझौता करने की शक्ति। धारा 43। धारा 43 कहती है कि जब किसी न्यासी संपत्ति को दो या दो से अधिक व्यक्ति जो न्यासधारी हैं नियुक्त होते हैं, तो वह दोनों यदि उचित समझें तो मिलकर किसी संपत्ति पर दावा कर सकते हैं। जैसे दो न्यासी हैं वो किसी एक संपत्ति पे मिलके दावा भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो उन्होंने अगर किसी को लोन दे रखा है या किसी को पैसा कुछ दे रखा है और उसको एक अवधि दी गई है कि इस अवधि में पैसे को वापस करना है, और वो उस अवधि में अगर नहीं वापस कर पा रहा है तो वो चाहे तो उस अवधि को बढ़ा भी सकते हैं और उसको ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। न्यासधारियों का प्राधिकार संयुक्त होता है, पृथक नहीं। अगर किसी ट्रस्ट में दो न्यासधारी हैं तो उनके अधिकार संयुक्त होंगे, अलग अलग अधिकार नहीं होंगे कि एक कह रहा है कि हाँ ये कार्य करना है, एक कह रहा है नहीं करना है, तो वहाँ पे असमंजस की स्थिति हो जाती है। इसलिए ट्रस्ट में अगर 4 ट्रस्टी हैं तो चारों के सहयोग से ही काम होगा। ऐसा नहीं है कि एक कुछ बोल रहा है, एक कुछ बोल रहा है, उसके अनुसार काम हो, तो चारों के सहयोग पे ही कार्य होता है। इस प्रकार हमने आज देखा कि एक ट्रस्ट में जो ट्रस्टी होते हैं उनको क्या अधिकार दिए गए हैं और उनकी क्या शक्तियाँ हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।